आन्या को रोते देख अंशिका और मोहिनी दोनों हैरान रह गए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस पूरे कॉरिडोर में आन्या के रोने की, उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। इस आवाज से विराट की भी नींद खुल गई। विराट ने देखा कि आन्या बिखर कर बच्चों की तरह रो रही थी। नींद से जागा विराट अपनी आंखों को मसलते हुए अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को दबाकर खुद को रिलैक्स करता हुआ आन्या की ओर बढ़ा। मोहिनी ने आन्या से पूछा, हुआ क्या है बेटा, क्यों रो रही हो? पापा ठीक है तुम्हारे? किसका फोन आया था? आन्या की सिसकियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तक विराट भी उसके ठीक सामने पहुंच चुका था। अंशिका ने एक बार विराट की ओर घूरते हुए देखा और अपनी बहन को समझाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ दी, बताओ तो, किसका फोन आया था? आन्या ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए मोहिनी की ओर देखकर बहुत धीरे से कहा, माँ, हमारी आखिरी फैक्ट्री बची थी जो हमें थोड़ा तो मुनाफा कमा कर दे रही थी, जिसमें कम से कम हम अपना घर चला पा रहे थे। उस फैक्ट्री में भी आग लग गई, सारा माल जलकर राख हो गया, कुछ वर्कर्स भी घायल हो चुके हैं। मोहिनी चीख पड़ी, तुम क्या कह रही हो आन्या? कोठी हाउस वाली फैक्ट्री में भी आग लग गई? कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ? आन्या आंसू पोंछते हुए सबको समझाने लगी। पता नहीं माँ, वहाँ जाने पर पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी फैक्ट्री में आग लग गई है। मोहिनी परेशान हो गई। मोहिनी को ऐसा लगा जैसे दुख का पहाड़ उसके सर पर टूट पड़ा हो। वो भी जानती थी कि यही एक फैक्ट्री उनका आखिरी सहारा थी। मोहिनी की नजर विराट पर गई और उसका सारा गुस्सा विराट के ऊपर निकलने लगा। वो खड़ी हुई और उसने विराट के कंधे को हल्का सा धक्का देते हुए उसे कोसते हुए कहा, सब कुछ इस मनहूस की वजह से हो रहा है। और ये हीरो बना फिर रहा था, तुमने ध्रुव पर हाथ उठाया था। अब जाओ, जाकर हमारी ये समस्या सुलझा कर दिखाओ, तब समझ में आए। इस आवारा आदमी के कदम जब से हमारे घर पर पड़े हैं, हमारा पूरा घर तबाह हो गया है। आन्या इस वक्त मोहिनी की जली कटी बातें और विराट की खामोशी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। वो उठकर खड़ी हुई। उसने अंशिका, मोहिनी और विराट की ओर देखते हुए कहा, मुझे अभी जाना होगा, देखना होगा कि फैक्ट्री की क्या हालत है, कोई उम्मीद बाकी है या नहीं। कुछ भी हो, मुझे तुरंत जाना होगा। विराट ने आन्या से कहा, आन्या रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आन्या ने विराट से कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग उठा आगे बढ़ने लगी। विराट भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मोहिनी की नजर जाते हुए विराट को देख रही थी। मोहिनी नाराज हो रही थी, पर उसका ध्यान ध्रुव की ओर भी था, क्योंकि वो जानती थी कि इन सभी परेशानियों के बवंडर से अगर कोई उन सब को बाहर निकाल सकता है तो वो है ध्रुव, उसके अलावा कोई नहीं। मोहिनी ने नर्स से पूछा, ध्रुव कैसा है नर्स? मैडम, मिस्टर ध्रुव को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, अब आप उनसे मिल सकती हैं, वो खतरे से बाहर हैं। मोहिनी ध्रुव को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा रही थी। ध्रुव अभी भी नींद में था। उधर दूसरी ओर आन्या कार चलाती हुई फैक्ट्री की ओर जा रही थी। आन्या के बगल में विराट भी बैठा हुआ था। विराट आन्या से ढेर सारी बातें करना चाहता था। वो उसकी परेशानी कम करना चाहता था, उसे तसल्ली देना चाहता था, मगर आन्या के कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि विराट खामोश रहा। आज जो कुछ भी हुआ, विराट उसके बारे में सोच रहा था। कार के अंदर की खामोशी आन्या और विराट दोनों को चुभ रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने शुरुआत नहीं की। बीच बीच में आन्या कभी विराट की ओर देखती तो कभी विराट आन्या की ओर, पर दोनों खामोश रहे। आन्या और विराट फैक्ट्री के ठीक सामने पहुंचे। सामने उन्होंने जो कुछ भी देखा, देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। पूरी फैक्ट्री आग की ऊंची ऊंची लपटों से घिरी हुई थी। स्टाफ ने फायर ब्रिगेड का बंदोबस्त कर दिया था। वो सभी आग बुझाने में लगे हुए थे। फिर भी फैक्ट्री का एक हिस्सा आग की इन लपटों को और ज्यादा बढ़ाता ही जा रहा था। आन्या की कार को देखकर एक अधेड़ उम्र का आदमी आन्या के पास आया। उसका नाम था मोहन। उसने आन्या से कहा, मैडम, पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई है, पूरा माल जल गया है, कुछ नहीं बचा। 2 लोगों को गहरी चोट भी आई है, वो अस्पताल में एडमिट है। अभी मोहन आन्या को सारी जानकारी दे ही रहा था कि हाथों में फाइल लिए कंपनी का एक सीनियर मैनेजर भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कदम जैसे ही आन्या के करीब आए, आन्या समझ गई कि मैनेजर भी कोई बहुत बड़ी बात उससे कहने वाला है। मैडम, कल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आपकी मीटिंग है। उस मीटिंग में आपको प्रेजेंट रहना ही होगा। कंपनी के सारे एम्प्लॉय आपसे बात करना चाहते हैं। हर किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए। कुछ लोग काम छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। कंपनी लॉस में जा रही है। हमें बैठकर कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। आन्या के साथ साथ विराट भी ये सब कुछ सुन रहा था। विराट खामोशी से इधर उधर देख रहा था। मैनेजर ये बात कहकर चला गया। मोहन ने आन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आन्या, जानता हूँ छोटी मुंह बड़ी बात, पर बेटा, मैं तुम्हारे पापा का सबसे पुराना एम्प्लॉय हूँ, बल्कि उनका बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। आन्या ने धीरे से कहा, बोलिए मोहन अंकल, क्या हुआ? कल सुबह ध्रुव यहाँ आया था। उसने फैक्ट्री का जायजा लिया। उसे बिजनेस की अच्छी समझ है। वो फैक्ट्री में पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है, बल्कि सिर्फ एक फैक्ट्री में नहीं, वो तुम्हारी 5 फैक्ट्री में पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है। आन्या समझ रही थी कि मोहन उसे क्या समझाना चाहते हैं। आन्या ने बात टालने की कोशिश की। प्लीज मोहन अंकल, पूरा घर बार बार ध्रुव की बात करता है, अब आप भी शुरू मत हो जाइए। ध्रुव की बात सुन विराट की नजर मोहन पर गड़ गई। मोहन भी विराट को कुछ खास पसंद नहीं करता था। मोहन ने एक लंबी सांस ली और आन्या से कहा, देखो बेटा, बुरा मत मानना, पर ध्रुव तुमसे सच्चा प्यार करता है और तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हारी फैक्ट्री के साथ तुम्हारा परिवार और तुम्हें संभालने की औकात किसी में है तो वो सिर्फ ध्रुव दयाल है, बाकी लोग तो बिल्कुल बेकार हैं। मोहन की आखिरी लाइन का मतलब विराट से था। ये बात वहां मौजूद हर कोई बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था।
विराट को कुछ खास बुरा नहीं लगा, क्योंकि विराट को इस तरह के बिहेवियर की आदत सी हो गई थी। विराट मोहन से फैक्ट्री के बारे में कुछ पूछने ही वाला था कि आन्या चिढ़ गई। विराट, तुम कर क्या रहे हो? क्यों इधर से उधर टहलकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? अगर कुछ कर नहीं सकते तो जाकर कार में बैठ जाओ। आन्या ने गुस्से में कह तो दिया, लेकिन आन्या को बुरा लगा। वहीं विराट आन्या की ये बात सुनकर थोड़ा दुखी हो गया था और वो जाकर कार में बैठ गया। विराट के वहां से जाते ही आन्या ने मोहन से कहा, मैनेजर और फैक्ट्री के कुछ खास मेंबर्स को बता दीजिए, हम सब दिल्ली ऑफिस में आज सुबह 11 बजे मीटिंग करेंगे। सबकी समस्या सुनी जाएगी, सबकी प्रॉब्लम हल करने की कोशिश की जाएगी। मोहन के चेहरे पर स्माइल आ गई। आन्या जानती थी कि उसने बहुत बड़ी कमिटमेंट कर तो दी है, लेकिन वो अकेले इन परेशानियों को सुलझा नहीं सकती। आन्या ने एक बार फिर फैक्ट्री की ओर देखा, जिसकी आंख तो बुझ चुकी थी, लेकिन फैक्ट्री जो कभी सफेद रंग में चमकती हुई दिखाई देती थी, आज काले रंग में बदल गई थी। एक सन्नाटा छाया हुआ था। आन्या अपने पापा की बरसों की मेहनत को हवा में राख की तरह उड़ते देख दुखी हो रही थी। आन्या तेजी से कार की ओर बढ़ गई। कार में बैठते ही आन्या ने विराट से कहा, सॉरी विराट, गुस्सा आ गया था। विराट के लिए तो इतना बहुत था। वो खुश हो गया, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने एक झलक आन्या की ओर देखा, जो बहुत दुखी लग रही थी। इधर ध्रुव भी होश में आ चुका था। ध्रुव ने उठते ही सबसे पहले पूछा, मोहिनी आंटी, आन्या कहाँ है? आप और अंशिका यहाँ है क्या? आन्या को मेरी कोई परवाह नहीं। मोहिनी बात संभालना चाहती थी, मगर अंशिका ने बेवकूफी में कह दिया, वो आन्या दी विराट के साथ फैक्ट्री की ओर गई है। ये सुन ध्रुव का दिमाग खराब हो गया। उसने चीखते हुए मोहिनी से कहा, आप अभी तुरंत आन्या को हॉस्पिटल बुलाइए। मैं कुछ नहीं जानता। आज और अभी इसी वक्त सारे फैसले होकर रहेंगे, वरना मैं आप सबको बता दूंगा कि ध्रुव दयाल क्या चीज है। मोहिनी ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा आराम से बोलो, डॉक्टर ने तुम्हें रिलैक्स करने को कहा है। अब ध्रुव मोहिनी से बहस करने लगा। रिलैक्स करूं? मैं रिलैक्स करूं? आपकी बेटी मुझे गोल गोल बंदर की तरह घुमा रही है। मैंने उसके कहने पर 5 लाख जमा करवाए। ध्रुव, तुम समझ नहीं रहे। आन्या कोई विराट के साथ घूमने नहीं गई है। फैक्ट्री में आग लग गई है, आन्या बस देखने गई है और कोई बात नहीं है। देखिए मोहिनी आंटी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं उसके लिए अपने पैसे खर्च करूं और वो आज भी विराट की वाइफ का टैग लगाकर घूम रही है। आप उसे तुरंत यहाँ बुलाएं। उसे आज के आज फैसला लेना होगा। उस विराट ने मुझ पर हाथ उठाया और आन्या को बुरा भी नहीं लगा। ध्रुव अपनी नाराजगी मोहिनी और अंशिका के ऊपर निकाल ही रहा था। उसी वक्त आन्या अस्पताल पहुंच गई और उसने ध्रुव के कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही आन्या की नजर सबसे पहले ध्रुव पर पड़ी। सिर्फ नजर ही नहीं, ध्रुव की कड़वी बातें भी आन्या के कानों तक पहुंच चुकी। विराट थोड़ा डरा हुआ सा नजर आ रहा था। माया ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे समझाकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरे दादाजी हैं। अब कोई 10 साल से बेड पर पड़ा रहेगा तो सलमान खान तो नहीं दिख सकता ना। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे ये इंसान नहीं, कुछ जानवर है। विराट ने माया से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन विराट को सामने पड़ी वो बॉडी किसी जानवर की तरह ही नजर आ रही थी। स्किन हड्डियों से चिपक सी गई थी, आंखें हल्की खुली हुई थी, चेहरे की स्किन भी हड्डियों से चिपक चुकी थी। रंग बिल्कुल सांवला पड़ गया था, बाल सफेद, नाखून लंबे लंबे नजर आ रहे थे, मुंह से लार बह रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। माया ने देखा कि विराट उसके दादाजी को अजीब सी नजरों से देख रहा है। विराट की नजर अब कमरे की तरफ थी। इतना लग्जरी कमरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। आन्या का घर भी इतना लग्जूरियस नहीं था। माया टिश्यू पेपर लेकर अपने दादाजी का चेहरा साफ कर रही थी। उसने उनके आंसुओं को अपने रुमाल से पोंछा और उनके बगल में बैठ गई। माया ने इशारे से विराट को सामने बुलाया। विराट माया के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। विराट की नजर माया के दादाजी पर गड़ी हुई थी। विराट समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उन्हें तकलीफ क्या है। दूसरी तरफ ऐसे ही आन्या की नजर भी ध्रुव पर गड़ी हुई थी। ध्रुव ने आन्या का बाजू तो छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। ध्रुव ने आन्या से कहा, आन्या, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त मैंने तुम्हारे पापा का पूरा बिल पे कर दिया है। उनके ऑपरेशन का खर्चा, उनके पेंडिंग बिल्स सब, बल्कि 1 महीने का एडवांस रूम चार्ज भी मैंने जमा कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि शायद तुम्हारे पापा को 1 महीने और रखने की जरूरत पड़ेगी। टोटल बिल 25 लाख का था और ये हॉस्पिटल कितना महंगा है ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। देखो ध्रुव, बहुत सारा थैंक यू सो मच। तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरे परिवार की मदद की, लेकिन अब विराट से अपना झगड़ा भूल जाओ। मैं उसे समझाऊंगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। आन्या की बात सुनकर ध्रुव नाराज हो गया। ध्रुव ने नाराज होते हुए आन्या से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का वक्त है। 5 दिन के अंदर तुम मुझे डाइवोर्स पेपर लाकर दिखाओगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी एक कंपनी मैं बचा लूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें मुझे 25 लाख रुपए वापस करने होंगे। आन्या खामोश रही। मोहिनी दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मोहिनी से बर्दाश्त नहीं हुआ। मोहिनी कमरे के अंदर आ गई। ध्रुव बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 दिन के अंदर आन्या विराट को डिवोर्स दे देगी।
हम उस निकम्मे को घर से बाहर भी निकाल देंगे। फिर तुम्हारी और आन्या की शादी धूमधाम से होगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। आन्या आंखें चौड़ी कर अपनी माँ और ध्रुव को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो वॉशरूम चली गई और वॉशरूम में मिरर के सामने खड़े होकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए ताकि बाहर आवाज न जाए। आन्या टूट सी गई थी। वो विराट को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी और विराट को डाइवोर्स देने से ज्यादा वो ध्रुव से शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ माया और विराट अभी भी उसके दादाजी के सामने खड़े थे। वो कमरा बहुत ज्यादा लग्जूरियस था। सजावट के बीच सारी जरूरी मेडिसिन, बड़ी से बड़ी मशीन उस कमरे में मौजूद थी। दादाजी के शरीर पर सैकड़ों पाइप्स लगे हुए थे। वो जीते जागते लाश के समान थे। बस उनकी धीमी चलती सांसों को बहुत करीब से महसूस किया जा सकता था। विराट उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। माया ने विराट से कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे दादाजी कुछ कह नहीं सकते, आंखें खोलकर हमें देख नहीं सकते, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी बातें सुनते हैं और हमारी प्रेजेंस को महसूस भी करते हैं। इसलिए मैं उनके सामने कोई भी बात नहीं करना चाहती। क्या हम बाहर चलें? विराट ने हाँ में सर हिला दिया। विराट ने एक बार फिर उस लग्जरी कमरे को देखा और माया के साथ बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए विराट ने माया से पूछा, जब हम अंदर आए थे, मैंने या तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था? दरवाजा अपने आप इतनी जोर से कैसे बंद हुआ? मैंने दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, वो खुल नहीं रहा था। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑटोमेटिक डोर सेंसर से लॉक हो जाता है। अब वो दोनों सीढ़ियां उतर रहे थे। एक स्टेप सीढ़ियां उतरने के बाद माया ने विराट को लेफ्ट साइड की ओर इशारा किया, जहां एक बड़ी सी बालकनी थी। विराट माया के पूरे घर को गौर से देख रहा था, जो घर कम और एक राजमहल ज्यादा था। हर एक कोना खूबसूरती से सजाया गया था। हर चीज माया के परिवार की रहीसी का बखान चीख चीख कर रही थी। अंदर आते वक्त विराट ने इस घर की ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि तब उसका ध्यान सिर्फ माया पर था। लेकिन अब घर की हर एक चीज को बारीकी से देखता विराट जैसे घर की खूबसूरती में खो सा गया था। इतना बड़ा बंगला शायद शहर में दूसरा कोई नहीं था। माया ने उसे बैठने को कहा। लग्जरी सोफे पर माया और विराट दोनों बैठ गए। माया ने उन दोनों के लिए कॉफी मंगवाई। थोड़ी देर बाद कॉफी आ गई। दोनों आराम से कॉफी पीने लगे। विराट ने माया से पूछा, आपके दादाजी की कंडीशन मैंने देख ली है, अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? माया ने एक अजीब सी स्माइल के साथ विराट को जवाब दिया। उसकी ये मुस्कुराहट विराट के लिए ताना थी, जैसे विराट जानबूझकर सवाल पूछ रहा है, जबकि माया क्या चाहती है उसका जवाब उसे खुद ब खुद पता है। माया ने विराट से कहा, 5 साल से बेहोश पड़े संजय मेहरा को आपने होश में ला दिया, तो 10 साल से बेहोश पड़े मेरे दादाजी को भी होश में लाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दादाजी को पूरी तरह से ठीक कर दो, कैसे भी। मुझे नहीं पता, जो टेक्निक आपने संजय मेहरा के लिए इस्तेमाल की, वही टेक्निक आपको मेरे दादाजी के लिए इस्तेमाल करनी है। मुझे मेरे दादाजी ठीक ठाक सही सलामत वापस चाहिए, बस। विराट ने कुछ सोचते हुए कहा, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाहें। 100 करोड़। 100 करोड़? क्या करेंगे आप 100 करोड़ का? वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप मुझे 100 करोड़ दे सकती हैं? तो मैं आपके दादाजी को ठीक कर दूंगा। 110 करोड़ ले लेना, पर मेरे दादाजी के ठीक होने पर। आप मुकर गई तो? अगर मेरे दादाजी ने अपनी आंखें खोल ली, अपनी उंगलियां हिला दी, तो आधे पैसे मैं आपको पहले ही दे दूंगी, आधा काम पूरा होने के बाद। ठीक है। इतना कहकर विराट उठकर जाने लगा। माया ने दोबारा पूछा, शुरुआत कब से करेंगे? कल से मैं रात आपके घर आ जाऊंगा। विराट सीढ़ियां उतर नीचे जा रहा था। उसका ध्यान एक बड़े से झूमर पर गया। झूमर के बाद एक सफेद दीवार की तरफ जैसे ही विराट का ध्यान गया, अचानक उसके सर में तेज झंझनाहट होने लगी। अंदर ही अंदर उसकी नसें तड़कने लगी। गले के पीछे दर्द महसूस होने लगा। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो खड़ा तो माया के घर में था, लेकिन मानो किसी फ्लैशबैक में खोता जा रहा था। वो अपने ही किसी बीते पल को याद कर रहा था, जहां ऐसे ही एक आलीशान बंगले में विराट खड़ा हुआ था। विराट अपने 5 साल पहले की जिंदगी को याद कर रहा था। माया के इस बंगले ने विराट की यादों को ताजा करना शुरू कर दिया था। दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग थी। उस पेंटिंग में बने घोड़े के साथ उस पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी की तस्वीर देख विराट को एक बुजुर्ग आदमी का चेहरा याद आने लगा। तस्वीर में भले ही उस बुजुर्ग आदमी के सिर्फ सफेद बाल और पीठ दिखाई दे रहा था, पर विराट को अपनी आंखों के सामने एक बुजुर्ग आदमी का चेहरा भी नजर आने लगा, जो उसके सर पर हाथ फेर रहा था। उस चेहरे को याद करते ही विराट का ध्यान सीढ़ियों से हट गया और वो फिसल कर सीढ़ियों से गिरने लगा। सीढ़ियों पर लुढ़कते विराट को देख माया की चीख निकल गई। विराट, सीढ़ियों से नीचे पहुंचते ही विराट ने अपना सर पकड़ लिया। माया तेजी से नीचे आई और उसने विराट को सहारा दिया। इस आवाज के साथ माया के घर के दर्जनों नौकर भी बाहर आ गए। सब विराट को उठाने में लग गए थे। विराट ने दोनों हाथ ऊपर कर सबको इशारा किया, मानो कहना चाहता हो कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी माया उसके करीब आकर उसे सहारा देने की कोशिश कर रही थी।
विराट ने माया का हाथ पकड़ा और धीरे से उठकर खड़ा हो गया। माया ने विराट का कंधा अपने हाथ में ले लिया और उसे सोफे तक ले गई। विराट सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने सीढ़ियों की ओर देखा। उसे वो तस्वीर फिर नजर आई। विराट का सिर चकराने लगा। विराट ने तस्वीर से अपनी नजर हटा ली। माया विराट के बगल में जाकर बैठ गई। माया को विराट की चिंता हो रही थी। माया ने विराट से पूछा, क्या हो गया था तुम्हें? अचानक गिर कैसे गए? तुम ठीक तो हो? विराट ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, शायद थोड़ी सी मोच आई है। माया ने देखा कि विराट के दाहिनी आंख के ऊपर छोटा सा कट भी लगा है, जिसमें से हल्का सा खून बह रहा है। माया के हाथ अपने आप विराट के सर के पास चले गए। उसने विराट के बालों को हटाते हुए चोट को गौर से देखना शुरू किया। विराट कुछ देर तक माया को ऐसा करते देखता रहा। फिर विराट ने माया का हाथ धीरे से अपने सिर से दूर किया और माया से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चिंता मत करो, ये चोट भी ठीक हो जाएगी। माया विराट के ठीक सामने जाकर बैठ गई। कुछ देर वो बिल्कुल खामोश थी। वो विराट को गौर से देख रही थी। माया के दर्जनों नौकर अभी भी वहीं पर खड़े हुए थे। माया ने उन सब को इशारा किया तो वो वहां से चले गए। आखिरी नौकर जाते वक्त एक गिलास पानी विराट को देकर गया। विराट ने पानी पिया और माया से कहा, कुछ नहीं हुआ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरा पैर फिसल गया था। माया हंसने लगी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको अपने दादाजी के इलाज के लिए लाई थी, पर लगता है आप खुद पेशेंट बनने को तैयार हैं। विराट को भी हंसी आ गई। विराट ने हंसते हुए माया को जवाब दिया, हाँ, अब आप हैं ही इतने पैसे वाली कि पूरा हॉस्पिटल अपने घर में ला सकती हैं। फिर ऐसे घर में किसी को चिंता करने की क्या जरूरत है। दोनों इस बात पर खिलखिलाकर हंसने लगे। माया ने विराट से कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। विराट और माया कार में बैठ गए। हवा की रफ्तार के साथ माया ने ड्राइव करना शुरू किया। विराट के दिमाग में माया और उसके परिवार को लेकर कुछ सवाल घूम रहे थे जो वो माया से पूछना चाहता था। उसने धीरे से पूछा, आपके पास पैसे की तो कमी है नहीं, फिर आप अपने दादाजी को विदेश क्यों नहीं ले गई? वहाँ उनका अच्छे से इलाज हो सकता था। माया ने विराट की ओर देखकर जवाब दिया, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, न जाने कहाँ कहाँ ले गए। बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई, इवन रिसर्च टीम को पैसे भी दिए ताकि वो कुछ नया खोज सके। हमने क्या कुछ नहीं किया, कई करोड़ बर्बाद कर दिए। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते जितना मैं दादाजी को लेकर परेशान हुई हूँ, पर फिर भी दादाजी ठीक नहीं हुए। मैं, मेरे पापा और मेरे चाचा, हम तीनों दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और मैं कितना प्यार करती हूँ इसका भी अंदाजा आपके लिए लगाना बहुत मुश्किल है। ये कहते हुए माया की आंखें गीली हो रही थीं, पर वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। विराट भी सब कुछ समझ रहा था। माया ने खुद को संभालते हुए दोबारा कहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप इनका इलाज करें, क्योंकि हम हर तरह से थक चुके हैं और मैं उन्हें ऐसे कोमा में पड़े नहीं देख सकती। विराट माया की पर्सनालिटी देखकर हैरान था। माया दूसरों से कम बात करती थी, पर विराट से अच्छी तरह से बात कर रही थी। लेकिन कभी कभी वो अपने एटीट्यूड में आ जाती थी। देखने में बहुत खूबसूरत माया अपनी सेल्फ इमेज को लेकर भी पूरी तरह से अवेयर थी। विराट ने दूसरा सवाल पूछा, पर उन्हें हुआ क्या था? कोई बीमारी या कुछ और? माया कंफ्यूज सी हो गई और बिना विराट की ओर देखे ही उसने जवाब दिया, पता नहीं, समझ नहीं आया। वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक से उन्हें कमजोरी महसूस हुई और फिर वो बेहोश हो गए और फिर कभी होश में नहीं आए। पर बेहोश होने से पहले दादाजी अपने पैरों पर चल फिर रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, अपना सारा काम खुद कर रहे थे। मेरे दादाजी बहुत स्ट्रांग थे। माया की बात सुनकर विराट ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब तक वो दोनों आन्या के घर पहुंच चुके थे। ध्रुव घर से जा चुका था। उदास आन्या खिड़की में खड़ी अपनी किस्मत को कोस रही थी। खिड़की से आई ठंडी हवा भी उसे सुकून देने के बजाय बेचैन कर रही थी। उसने देखा कि चौकीदार गेट खोल रहा है। माया की गाड़ी अंदर आई। माया की गाड़ी से विराट नीचे उतरा। आन्या माया और विराट दोनों को साफ देख सकती थी। नीचे दरवाजे पर खड़ी मोहिनी ने भी माया और विराट को देख लिया था। मोहिनी के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। आन्या ने देखा विराट और माया एक दूसरे से मुस्कुराकर बात कर रहे थे। कार से बाहर निकलते ही माया ने विराट से कहा, आपने मुझे दादाजी को लेकर एक उम्मीद दी है। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे अपना फेवरेट म्यूजिक लगाकर जमकर डांस करो। इतना कहते ही माया ने विराट को गले से लगा लिया और कहा, आप नहीं जानते, अगर आपने मेरे दादाजी को ठीक कर दिया तो मुझ पर कितना बड़ा एहसान करेंगे। विराट चुपचाप खड़ा था। विराट ने भी जवाब दिया, बदले में आप पैसे दे रही हैं, फिर कैसा एहसान? विराट से दूर हट कार में बैठती हुई माया ने विराट की ओर मुस्कुरा कर देखा और यू टर्न ले वहां से निकल गई। माया के जाते ही विराट ने जैसे ही घर पर कदम रखा, मोहिनी विराट पर बरसने लगी। कराया मुंह काला, मुझे तो लगता है ये कई सालों से चल रहा है तुम्हारा। अगर ऐसा है तो मेरी बेटी को छोड़ क्यों नहीं देता? हमारे घर में मनहूसियत लाकर रखी है। तुम इस रईस जादी के साथ आवारागर्दी करो और अब हमारा पीछा छोड़ दो। मोहिनी विराट पर बरस रही थी। विराट चुपचाप अपने कमरे की ओर जा रहा था। आन्या भी अभी खिड़की के पास ही खड़ी थी। मोहिनी की आवाज आन्या के कानों पर पड़ रही थी। वो इरिटेट हो रही थी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। विराट मोहिनी को इग्नोर करता हुआ ऊपर जा रहा था।
मोहिनी भी गुस्से में उसके पीछे पीछे जाने लगी। विराट अभी आन्या के कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर उसने दरवाजा खोला ही था कि मोहिनी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए उसका चेहरा अपनी ओर किया। वाहियात बेशर्म आदमी, उस लड़की से तेरा अफेयर है, फिर भी तू मेरी बेटी को तंग करने आ गया। तुझे शर्म नहीं आती? इस बार आन्या मोहिनी और विराट की तरफ पलटी और मोहिनी ने चीखते हुए कहा, देख, ध्रुव हमारी मदद कर रहा है, मगर तुम बोझ बनकर हमारे सर पर बैठे हो। तुम क्यों नहीं हम लोगों को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हो ताकि हमारी जिंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आए। खैर, अब मैं समझ गई, तुम उस रईस जाति के पीछे पैसों के लिए पड़े हुए होगे और वो तुम्हें उस पैसे के बदले सर्विस देती होगी। तू कैसा नीच आदमी है तू। ऐसे नीच और घटिया आदमी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मेरी बेटी को तलाक दे दो और निकल जाओ यहाँ से। हमें ध्रुव की मदद की जरूरत है, ध्रुव के पैसे की जरूरत है, और अब हम तुझे मुफ्त में रोटी नहीं खिला सकते। अब आन्या बीच में आना चाहती थी। आन्या मोहिनी को रोकना चाहती थी, लेकिन मोहिनी ने आन्या की टेबल से डाइवोर्स पेपर उठाकर विराट के मुंह पर फेंक दिया और विराट से चीखते हुए कहने लगी, अभी तुरंत इस पर साइन करो। विराट ने पेपर को उठाकर देखा। आन्या पेपर्स पर साइन कर चुकी थी। विराट को यकीन नहीं हो रहा था। इस पूरी दुनिया में एक आन्या ही तो थी जिस पर विराट को थोड़ी सी उम्मीद थी। आन्या की आंखों में आंसू आ रहे थे। आन्या खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। विराट आन्या की ओर बढ़ा तो मोहिनी ने उसका कॉलर पकड़ उसे टेबल की तरफ झुका दिया जहां डाइवोर्स के पेपर रखे हुए थे। मोहिनी ने उसके हाथ में पेन दिया और जबरदस्ती विराट से साइन करने को कहा। विराट ने एक बार फिर आन्या की तरफ देखा। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। विराट समझ गया कि आन्या भी यही चाहती है। मोहिनी जबरदस्ती विराट से पेपर साइन करवा रही थी। विराट की आंखों में आंसू आ गए। आंसू डाइवोर्स पेपर को भी भिगा रहे थे। विराट की आंखों में आंसू देखकर मोहिनी ने चीखकर उससे कहा, कायरों की तरह रोने की जरूरत नहीं है, साइन करो और निकलो यहाँ से। हम सब की जिंदगी जहन्नुम बना दी है तुमने। अरे तेरे जैसे आदमी के साथ मैं अपनी बेटी को नर्क में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मोहिनी ने जब साइन करवाने के लिए विराट का हाथ पकड़ा तो विराट ने मोहिनी का हाथ झटक दिया और टेबल से दूर हो गया। उसने पेन भी जोर से टेबल पर पटक दिया। वो तेजी से आन्या की ओर बढ़ा। विराट ने अपने दोनों हाथ आन्या के गालों पर रख दिए और उससे प्यार से कहने लगा, तुम्हारी जो भी परेशानी है मैं सब हल कर दूंगा आन्या। मोहिनी आंटी से कहो वो हमारे बीच में ना बोले, उन्हें बोलने का कोई हक नहीं। मोहिनी के कानों में अभी भी ध्रुव की बात गूंज रही थी। वो किसी भी हालत में विराट से डाइवोर्स पेपर साइन करवाना चाहती थी। मोहिनी को तेज गुस्सा आया तो मोहिनी ने एक बार फिर विराट का कॉलर पकड़ा और विराट के गालों पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा कि उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। आन्या ये देख हैरान रह गई। आन्या को मोहिनी से ये उम्मीद नहीं थी। विराट ने भी कम से कम इस बदतमीजी की उम्मीद तो नहीं की थी। विराट गुस्से में बौखला उठा। उसके दिमाग की नसें तड़कने लगी। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी आंखें वापस चमकने लगी। मोहिनी अभी पीछे से चीखती जा रही थी और विराट आन्या की ओर देख रहा था। आन्या विराट के बदलते हुए चेहरे को गौर से देख रही थी। जल्दी साइन कर और अपना सामान पैक कर, निकल जाओ यहाँ से। आन्या जहां विराट के बदलते हाव भाव देख हैरान थी, विराट के चेहरे पर एक तेज दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें चमकने लगी थी। उसकी सारी कमजोरी कहीं दूर भाग गई थी। वहीं मोहिनी गुस्से से बौखलाई वापस उसकी ओर बढ़ने लगी। मोहिनी ने एक बार फिर विराट के कॉलर को हाथ लगाया तो विराट गुस्से में पागल हो गया। उसने मोहिनी को धक्का दिया जिससे मोहिनी 2 कदम पीछे हट गई। मोहिनी और आन्या दोनों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि विराट इतना गुस्सा भी कर सकता है। 5 साल में उसने कभी मोहिनी को पलटकर जवाब तक नहीं दिया था। धक्का देना तो बहुत दूर की बात थी। विराट ने चीखते हुए मोहिनी से कहा, कितने पैसों के लिए आप अपनी बेटी को ध्रुव के साथ बांधना चाहती हैं? कितने पैसे में आप अपनी बेटी को ध्रुव के हाथों बेचना चाहती हैं? मोहिनी और आन्या दोनों को विराट की ये बात बहुत बुरी लगी। आन्या ने गुस्से में बोला, कि क्या बकवास कर रहे हो विराट? मैं बकवास कर रहा हूँ कि तुम्हारी माँ। इस बार मोहिनी के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी थी। मोहिनी आगे आई और आन्या से बहस कर रहे विराट का कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। ध्रुव ने सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया है। हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते। तुम्हें किसी भी तरह से पेपर साइन करना ही होगा। गुस्से में पागल विराट ने मोहिनी के हाथों की ओर देखा और उसके हाथ विराट के कॉलर को जकड़े हुए थे। विराट ने मोहिनी को इस बार जोर से धक्का दिया, इतनी जोर से कि मोहिनी जमीन पर जा गिरी। विराट मोहिनी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। चुटकी बजाते हुए विराट ने मोहिनी को चैलेंज करते हुए कहा, आपको पैसे चाहिए ना? सब कुछ आप पैसे के लिए तो कर रही हैं। आन्या की मर्जी से कोई मतलब नहीं है आपको। कितने पैसे चाहिए बोलिए, मैं देता हूँ। इस बात पर मोहिनी जैसे पागलों की तरह हंसने लगी। हंसते हुए वो उठकर खड़ी हो गई। आन्या ये सब देख परेशान हो रही थी। आन्या अपनी माँ और विराट को देखकर हैरान थी। विराट की हरकतों ने जैसे आन्या को बेजुबान बना दिया था। वो सिर्फ विराट को देखती जा रही थी। मोहिनी उठकर खड़ी हुई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। मोहिनी ने कहा,
नहीं रहेगी। तू क्या पैसे ला कर देगा भिखारी? घर के लिए सब्जियां भी तो हमसे पैसे मांग कर लाता है। इस बार विराट ने मोहिनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर धक्का दे दिया। विराट ने मोहिनी से कहा, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, मुझे सिर्फ 5 दिन की मोहलत दे दीजिए। 5 दिन में अगर मैंने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो बिना आपसे कुछ कहे इन पेपर्स पर साइन करके मैं आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन 5 दिनों तक मेरे मुंह मत लगना, वरना मैं आपकी जान ले लूंगा। ये कहते हुए विराट ने जोर से दरवाजा मोहिनी के मुंह पर बंद कर दिया। मोहिनी को यकीन ही नहीं हुआ कि विराट ऐसा कुछ भी कर सकता है। वहीं आन्या उस कमरे के अंदर ही रह गई, जबकि उसकी माँ मोहिनी कमरे से बाहर हो गई। विराट गुस्सा संभालते हुए सोफे पर बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आन्या अभी भी वहीं खड़ी विराट को हैरानी से देख रही थी। उसकी चौड़ी आंखें विराट पर ही गड़ी हुई थी। आज विराट को आन्या पर भी गुस्सा आ रहा था। विराट ने अपना गुस्सा संभालने की कोशिश तो की, लेकिन संभाल नहीं पाया। वो तेजी से आन्या की ओर बढ़ा। अपनी ओर आते विराट को देख आन्या पहले तो थोड़ा डर गई। विराट ने उसके दोनों कंधों को कसकर जकड़ लिया और आन्या को घूरते हुए कहा, तुमने मुझसे बात किए बिना डिवोर्स पेपर मंगवा लिया और साइन भी कर दिया। क्या तुम वाकई मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो आन्या? आन्या को भी गुस्सा आ गया। आज विराट की बदतमीजी वैसे भी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। आन्या ने विराट के दोनों हाथों को अपने कंधे से दूर किया और विराट से कहा, जाने और ना जाने से क्या होता है विराट? पापा के हॉस्पिटल का खर्चा, फैक्ट्री डूब रही है, हमें हमारी चाहत की नहीं पैसों की जरूरत है। तुमने माँ से तो कह दिया, पर कहाँ से लाओगे पैसे? हमें 25 करोड़ की सख्त जरूरत है और तुम्हारी जेब में 500 भी नहीं होगा। आन्या की बात सुनकर विराट हंसने लगा और वो पागलों की तरह कमरे की छत की तरफ देख गोल गोल घूमने लगा। फिर अचानक आन्या के सामने रुककर उसने आन्या के गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, वादा है तुमसे 5 दिन और 50 करोड़ तुम्हारे हाथ में होंगे। अगर नहीं ला पाया तो तुम अपनी गन से मुझे 5 गोली मार देना। मैं दोबारा तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा, इतना याद रखना। ये कहते ही विराट की आंखों में आंसू आ गए। विराट कमरे से बाहर जाने लगा। विराट कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि आन्या ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछने लगी, तुम्हारे पास 50 करोड़ कहाँ से आएंगे? ये वक्त बातें बनाने और बेवकूफ बनाने का नहीं है विराट। फिर अचानक आन्या को माया की याद आ गई। आन्या ने माया और विराट को गले लगते देखा था। उसे मोहिनी की बातें अब सच लगने लगी थी। गुस्से में बौखलाई आन्या ने विराट को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, तू आज इतना तेवर उस माया की वजह से है। उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तुम कहीं उसके साथ, तुम्हारा उससे अफेयर तो नहीं? आन्या के मुंह से यह बात सुनना विराट को बहुत बुरा लगा। विराट ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर आ गया। सामने मोहिनी दरवाजे से कान लगाए विराट और आन्या की बात सुनने की कोशिश कर रही थी। मोहिनी को देखते ही विराट ने धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मोहिनी आन्या के कंधे से जा लगी। गुस्से में विराट सीढ़ियां उतरते जा रहा था। मोहिनी और आन्या की नजर विराट पर टिकी हुई थी। अभी विराट घर से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि अचानक से घर का मेन दरवाजा धड़ाम से खुला और ध्रुव अंदर आया। ध्रुव के पीछे 10 बाउंसर थे, काली टी शर्ट और जींस में खड़े 10 हट्टे कट्टे आदमी, जिनके हाथों में गन भी थी। विराट उन्हें घूरता हुआ देख रहा था। उसमें से एक बाउंसर ने विराट को तेजी से उठाकर फर्श पर पटक दिया, जिसे देखकर आन्या की चीख निकल गई। विराट! विराट के सर पर जबरदस्त चोट लगी थी। बाउंसर ने अपनी मुट्ठी बांध विराट को एक तेज घूंसा मारा। विराट कुछ पल को हैरान सब कुछ देखता रहा। विराट के मुंह से खून की पतली सी धार बहने लगी। विराट बौखला उठा। एक बार फिर उसके सर की नसें तड़कने लगी, आंखें चमकने लगी। उसने तेजी से पलट कर जवाब दिया और एक पंच उस बाउंसर को मारा। वो बाउंसर जो अब तक विराट के सामने गुस्से में खड़ा था, विराट के एक पंच से नीचे जमीन पर गिर गया। विराट को वापस खड़े होने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगा। मोहिनी, आन्या और ध्रुव जो दूर से ही विराट को देख रहे थे, उन्हें तो ऐसा लगा मानो हवा में उड़ते हुए विराट अपने पैरों पर खड़ा हो गया हो। 6 के 6 बाउंसर्स ने विराट को घेर लिया। वहीं ध्रुव के हाथ में गन थी। मोहिनी और आन्या की तो जान निकल रही थी, लेकिन विराट को जरा भी डर नहीं लगा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही विराट ने उन 6 बाउंसर्स से लड़ना शुरू किया। विराट उन सबको हवा में ऐसे उछालते जा रहा था जैसे मानो सभी खोखली लकड़ी के पुतले हों। जमीन पर गिरते ही उन बाउंसर्स की हालत खराब हो गई। विराट ने किसी को घूंसा मारा, तो किसी को लात, तो किसी का सर डाइनिंग टेबल की कांच पर पटक दिया। पूरे घर की हालत इस झगड़े की वजह से खराब हो गई थी। ध्रुव ने देखा कि उसके सभी आदमी विराट के सामने कमजोर पड़ रहे थे। ध्रुव की हैरानी तो 7वें आसमान पर थी। ध्रुव विराट को एक कमजोर, बुजदिल और फट्टू से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। वही विराट आज उसके आदमियों को पटक पटक कर मार रहा था। ध्रुव ने अपनी गन निकाली और पीछे से विराट के सर पर तान दी। ये देख आन्या और मोहिनी घबरा गई। आन्या दौड़ती हुई सीढ़ियों से उतरकर ध्रुव और विराट के करीब जाने लगी। बाउंसर जमीन पर पड़े हुए थे। मोहिनी भी पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगी। विराट को ध्रुव की गन देखकर भी डर नहीं लगा।
ध्रुव विराट के सिर पर रिवॉल्वर ताने हुआ था, मगर विराट ने गन उछालते हुए उसकी गन छीन ली। विराट अब ध्रुव के पीछे था और विराट के हाथ में ध्रुव की गन थी। विराट ने वो गन ध्रुव पर तान रखी थी। आन्या बीच में जाकर खड़ी हो गई। आन्या ने विराट से चीखते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम विराट? पागल हो गए हो? विराट घूरते हुए आन्या को देख रहा था। विराट मानो इस वक्त दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया था। उसके दिमाग पर उसका काबू नहीं था। वो ध्रुव को जान से मार डालना चाहता था। उसे डाइवोर्स पेपर और ध्रुव की पुरानी सारी बदतमीजी याद आ रही थी। ध्रुव अब तक विराट की ओर मुड़ चुका था। विराट के हाथों में गन देखकर ध्रुव ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। इस बीच एक बाउंसर उठ खड़ा हुआ और उसने विराट को मारने की कोशिश की, मगर विराट ने बाजू में पड़ी चेयर उठाकर उसके सिर पर फोड़ दी। लकड़ी की चेयर टुकड़े टुकड़े में बदल गई। बाउंसर के सर से खून की धार बहने लगी। वो जमीन पर गिर गया। उसे देख ध्रुव का डर और ज्यादा बढ़ गया, पर ध्रुव डर जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने आन्या को देखकर चीखते हुए कहा, देखा आन्या, मेरे किए एहसान का तुम्हारा ये निकम्मा पति कैसे बदला चुका रहा है। ये मुझ पर गन ताने हुए खड़ा है। ध्रुव की बात सुन मोहिनी भी चीखने लगी। वाहियात और घटिया तो ये था ही, अब आवारा भी बन चुका है। रोड साइड लोफर की तरह लड़ने लगा है। तुम्हें हो क्या गया है? सूखे नशे करने लगे हो क्या? बाहर निकल जाओ मेरे घर से। विराट की गन अभी ध्रुव की ओर थी। आन्या के कहने के बावजूद भी विराट ने गन नीचे नहीं की। आन्या ध्रुव और विराट के ठीक बीचों बीच खड़ी हो गई। विराट की गन अब आन्या के सर के ठीक सामने थी। आन्या ने गुस्से में विराट से कहा, तुम्हें जान लेनी है तो मेरी जान ले लो। चलाओ गोली। तुम्हें हो क्या गया विराट? तुम करना क्या चाहते हो? आन्या की बात सुन गुस्से में बौखलाए विराट ने गन आन्या के हाथों में थमा दी और ध्रुव को जोर का धक्का देकर दरवाजा झटकते हुए वो घर से बाहर निकल गया। आन्या के घर के बाहर लंबे चौड़े गार्डन में तेजी से चलते हुए विराट ने मेन गेट भी जोर से खोला और जोर से बंद करते हुए वहां से निकल गया। ये आवाज अंदर तक आई। विराट पैदल ही घर से बाहर निकल गया। विराट ने किसी से कुछ नहीं कहा। ध्रुव विराट को जाता हुआ देख रहा था। बाउंसर हांफते हुए उठकर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव के इशारे पर वो सभी घर से बाहर निकल गए और कार के पास जमा होकर खड़े हो गए। आन्या ने ध्रुव से चीखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है ध्रुव? मेरे घर पर तुम गुंडे लेकर आए हो। मैंने तुमसे 5 दिन का वक्त मांगा था ना। तुम्हें जरा भी पेशेंस नहीं है। ध्रुव ने भी आन्या पर बरसते हुए कहा, तुम क्या समझती हो? विराट ने हॉस्पिटल में मेरे साथ जो बदतमीजी की, मुझ पर हाथ उठाया, क्या मैं उसका बदला नहीं लूंगा? आन्या हंसने लगी। आन्या ने ताना देते हुए ध्रुव को कहा, तो ले लिया तुमने बदला, कर ली अपनी मुराद पूरी। मेरे घर को सर्कस मत बनाओ ध्रुव। आन्या की बात सुनकर ध्रुव ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारे इस पति में ताकत क्या आ गई है? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मानो इसने सबको पछाड़ दिया, पर इसके पास पैसे नहीं है ना, तो इसके दम पर उछलने की जरूरत नहीं है। मदद तुम्हारी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इसके 2-4 मुक्के चला लेने से ना तो तुम्हारे पापा के अस्पताल का खर्चा निकलेगा और ना ही तुम्हारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। मोहिनी ध्रुव की बात सुनकर डर गई। मोहिनी को विराट पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मोहिनी ने आन्या को समझाते हुए कहा, आन्या बेटा, ध्रुव सही कह रहा है। ध्रुव मुझसे बात कर चुका है। वो तुम्हारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है। तुम उस विराट की बातों में मत आओ। लेकिन न जाने क्यों ये जानते हुए भी कि विराट के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, वो आन्या के लिए एक फूल तक खरीद कर नहीं ला सकता। फिर भी आन्या आज विराट पर भरोसा करने लगी थी। विराट ने जिस तरह से आन्या से बात की, आन्या को महसूस हो रहा था कि विराट शायद कुछ तो करने वाला है, पर क्यों और कैसे, इस बात की चिंता आन्या को भी सता रही थी। आन्या को डर था कि कहीं विराट कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कोई गलत कदम तो नहीं उठाने जा रहा। आन्या का ध्यान ध्रुव की तरफ था ही नहीं। वो तो खिड़की से बाहर की ओर झांक रही थी। विराट अभी भी उसे दूर सड़क पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही विराट उसकी आंखों से ओझल हुआ, आन्या से बर्दाश्त नहीं हुआ। आन्या ने मोहिनी की बात इग्नोर की और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वो गार्डन से दौड़ती हुई गेट की तरफ गई और सड़क की दूसरी तरफ जाने लगी। यहाँ मोहिनी और ध्रुव विराट की बदलती हुई शख्सियत को देखकर हैरान थे। जो कुछ भी हो रहा था उनकी समझ से बाहर था। ध्रुव ने पास रखा एक गुलदान उठाकर जमीन पर फेंक दिया और गुस्सा करते हुए मोहिनी की ओर देखकर कहा, आपके इस निकम्मे दामाद को क्या हो गया है? किसी और की आत्मा घुस गई है क्या? ये जो कभी आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था, वो आज हाथ उठा रहा है। आपके घर में चल क्या रहा है? मुझे साफ साफ बताएंगी। मोहिनी भी सोफे पर हताश होकर बैठ गई। सर पकड़कर उसने ध्रुव से कहा, मुझे कुछ नहीं पता ध्रुव। मैं तो सिर्फ तुम्हारी और आन्या की शादी देखना चाहती हूँ। ये लड़का हमारी जिंदगी का जहर बन चुका है। इधर विराट आन्या की सोसाइटी से निकलकर मेन रोड तक आ गया था। चलते चलते अचानक उसे लाल रंग की वही बड़ी सी गाड़ी दिखाई दी जिसमें माया उसे लेने आई थी। विराट ने गाड़ी में माया को बैठा देखा और गाड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिससे माया बात कर रही थी। विराट के कदम न जाने क्यों वहीं पर रुक गए। विराट को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब वो बूढ़ा आदमी सीधे खड़ा हुआ, विराट ने सड़क के पास से उसका चेहरा देखा और विराट को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। उसके सर पर तेज दर्द होने लगा। माया की गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। उस बूढ़े आदमी की नजर भी विराट पर पड़ी। वो दूर से ही विराट को घूरते हुए देख रहा था।
ये वही बूढ़ा आदमी था जो बार बार विराट के ख्यालों में आता था, जिसकी कनेक्शन विराट के बीते हुए कल से जुड़ी हुई थी। विराट ये सोचकर परेशान था कि माया इसे कैसे जानती है और आखिर यह आदमी है कौन। विराट उस बूढ़े आदमी को गौर से देख रहा था। अचानक एक ट्रक रोड के बीचों बीच निकली। बूढ़े आदमी और विराट के बीच अब इस ट्रक का पर्दा था। विराट बेचैन हो रहा था। उसकी नजर ट्रक के उस पार देखने की कोशिश कर रही थी। वहीं उस बूढ़े आदमी को भी पता था कि विराट उसे ढूंढ रहा है। वो आदमी तेजी से वहां से निकल जाना चाहता था। ट्रक के जाते ही विराट ने दोबारा उस बूढ़े आदमी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो विराट की नजरों से गायब हो चुका था। विराट ने गुस्से में अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। विराट को ऐसा लगा जैसे उसने हाथ आए खजाने को खो दिया हो। अफसोस करता विराट इधर उधर घूम रहा था। उसने भागते हुए रोड क्रॉस की और जिस शॉप के सामने वो आदमी खड़ा था वहां जाकर पूछताछ भी की, पर विराट को कोई फायदा नहीं हुआ। जो आदमी विराट को उसके बीते हुए कल की ओर ले जा सकता था, जिसकी झलक विराट कई बार देख चुका था, विराट उसका नाम तक नहीं जानता था। इधर आन्या भी विराट को फॉलो करते करते वहां तक पहुंच चुकी थी। कुछ मिनट बाद आन्या विराट के ठीक सामने थी। विराट, जो अब तक बहुत ज्यादा गुस्से में था, आन्या को परेशान देख विराट का गुस्सा शांत हो गया। आन्या ने विराट से पूछा, कहाँ जा रहे थे तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुमने सुना ही नहीं? विराट ने एक लंबी सांस ली और आन्या से कहा, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तुम्हें क्या? तुमने तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए ना? आन्या गौर से विराट को देख रही थी। विराट आज उसे काफी हैंडसम लग रहा था, बस कपड़े उसके आज भी सही नहीं थे। उसमें एटीट्यूड भी आ गया था। आन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, आजकल क्या खाने लगे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम हर पल बदलते हुए से नजर आते हो। कभी कभी तो लगता है कि जैसे मैं तुम्हें पहचानती ही नहीं। विराट ने धीरे से थोड़े अफसोस के साथ कहा, तुम मुझे वैसे भी कहाँ पहचानती हो? 5 साल में शायद ही तुमने कभी मुझ पर गौर किया हो। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब नाराजगी जताना और शिकायत करना भी आ गया। 5 साल में मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं सुना। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों की शादी का रिश्ता था, पति पत्नी का रिश्ता था, लेकिन घर की परिस्थितियों ने दोनों के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। बल्कि ये दीवार शादी के कुछ महीनों बाद ही खड़ी हो गई थी, क्योंकि आन्या के पापा बीमार हो गए थे और आन्या की माँ विराट को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आन्या ने मुस्कुराते हुए विराट से कहा, क्या हम उस रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी सकते हैं? रेस्टोरेंट आन्या और विराट के करीब 20 से 30 कदम की दूरी पर था। विराट ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों उस रेस्टोरेंट की ओर चले गए और कॉफी का ऑर्डर दिया। आन्या के दिमाग में दर्जनों सवाल थे जो वो विराट से पूछना चाहती थी। इधर विराट के दिमाग में वो बूढ़ा आदमी और माया चल रहा था। विराट को जानना था कि माया उस आदमी के बारे में क्या जानती है, पर आन्या के सामने वो कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था। कॉफी पीती हुई आन्या ने पूछा, तुम अचानक इतना बदल कैसे गए? तुमने माँ से करोड़ों का वादा क्यों किया? कहाँ से लाओगे तुम इतने पैसे? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? मुझे इन सब का कारण बताओ, और खासकर ये बताओ कि तुम 50 करोड़ कहाँ से लाओगे? तुम्हारा उस माया से क्या रिश्ता है? क्या माँ जो कह रही थी वो सच है? विराट जब खुद सब कुछ नहीं समझ पा रहा था तो आन्या से कैसे बताता? उसे डर था कि आन्या उस पर यकीन नहीं करेगी। विराट ने आन्या से कहा, मैंने किसको कैसे मारा? मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है मुझे खुद नहीं पता। रही बात पैसे की, तो मैं माया मैडम के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मैंने उनसे मदद मांगी और उन्होंने हाँ बोल दिया। कोई तुम्हें 50 करोड़ क्यों देगा विराट, वो भी 5 दिन में? क्या माँ जो कह रही है वो सच है? क्या माया से तुम्हारा कोई रिश्ता है? माया से मेरा कोई रिश्ता नहीं। 5 साल पहले मेरी जिंदगी में क्या हुआ था, कौन शामिल था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन इन 5 सालों में अगर मैंने किसी को दिल से चाहा है तो वो तुम हो, और ये बात तुम जानती हो। आन्या विराट पर भरोसा तो करना चाहती थी, बल्कि विराट के चेहरे को देखते हुए, उसकी बातें सुनते हुए आन्या को उस पर पूरा भरोसा हो रहा था। पर फिर भी मोहिनी की कही बातों ने आन्या के दिमाग में शक के बीज बो दिए थे। दोनों ने कॉफी कंप्लीट की। आन्या ने विराट से कहा, पैसे पे कर दो। विराट ने अपनी जेब टटोली, उसके पास पैसे नहीं थे। आन्या सब समझ गई। आन्या ने अपने कार्ड से पेमेंट कर दिया और विराट की ओर देखकर कहा, कॉफी के पैसे तुम्हारे पास है नहीं, और तुमने 50 करोड़ का दावा कर दिया है। कैसे पूरा करोगे अपना दावा? ध्रुव 5 दिन की मोहलत दे चुका है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आन्या और विराट एक साथ पैदल चलते चलते घर की तरफ जा रहे थे। अब विराट का गुस्सा शांत हो चुका था। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन दोनों खामोश थे। फिर विराट ने धीरे से आन्या से पूछा, तुमसे एक बात पूछूं? बुरा मत मानना। आन्या ने हाँ में सर हिला दिया। विराट ने पूछा, इन 5 सालों में हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। ना मैंने तुम्हें हाथ लगाया, ना तुमने मुझे हाथ लगाया। फिर भी तुम ध्रुव से शादी नहीं करना चाहती, ऐसा क्यों? आन्या सोच में पड़ गई। कुछ देर वो खामोश रही, फिर उसने विराट की तरफ देखा और जवाब दिया, तुमसे मेरा रिश्ता मेरे पापा ने जोड़ा था। शादी के कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ गए तो मुझे पसंद नहीं थे।
पर जो रिश्ता उन्होंने जोड़ा था उसे मैं कैसे खत्म कर सकती थी। जब वो ठीक हो जाएंगे तो सवाल पूछूंगी, क्यों की उन्होंने तुमसे मेरी शादी? मैंने बेनाम रिश्ते को पापा के लिए निभाया है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती थी। विराट ने आन्या से आगे कुछ नहीं कहा। विराट पूछना चाहता था कि आन्या उसे पसंद करती है। यही सवाल आन्या भी पूछना चाहती थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस सड़क में चलना चाहते थे, पर उनके बीच ऐसे रिश्ते ही नहीं थे। खामोशी से चलते हुए दोनों घर पहुंच गए। मोहिनी ड्राइंग रूम में ही बैठी हुई थी। आन्या और विराट को एक साथ आते देख उसका दिमाग खराब हो गया। विराट ने मोहिनी से कुछ नहीं कहा, वो सीधे आन्या के कमरे की तरफ चला गया। मोहिनी ने आन्या को रोकते हुए कहा, तुम्हें पता है ध्रुव ने धमकी दी है, वो सब कुछ तबाह कर देगा। तुम सुन रही हो? और तुम इस निकम्मे आवारा के साथ घूम रही हो। आन्या ने अपना सर पकड़ लिया और अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, सर दर्द से फटा जा रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। विराट में आए इस पहले बदलाव ने आन्या को हिम्मत दी थी। उसके लिए उम्मीद की ये पहली किरण ही काफी थी। उसने मुस्कुराते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और सामने लगी अपने पापा की तस्वीर को देखते हुए मन ही मन कहने लगी, पापा, मैं ध्रुव से नहीं बल्कि कल एक नए इन्वेस्टर से बात करूंगी। मैं जानती हूँ विराट ने यूं ही इतनी बड़ी बात तो कह दी, लेकिन अब शायद वो भी अपनी जिम्मेदारी संभालने लगेगा। आप ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आन्या अपने कमरे के अंदर चली गई। रात हो चुकी थी। विराट उसी कमरे में सोता था, मगर आन्या के साथ नहीं, बल्कि उसके बेड के सामने लगे सोफे पर। विराट अपना बिस्तर सोफे पर लगाकर सोने की तैयारी कर रहा था। आन्या ने भी कपड़े चेंज किए और वो बिस्तर पर सोने लगी। दोनों की नजर एक दूसरे की ओर ही थी, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला था। धीरे धीरे आन्या की आंख लग गई, पर विराट अभी भी आन्या को देख रहा था। कुछ देर बाद विराट उठकर बैठ गया। उसकी नजर आन्या की ओर थी। आज वो उन दोनों के बीच की दीवार को तोड़ देना चाहता था। विराट धीरे से आन्या की ओर बढ़ा और आन्या के ठीक बगल में बैठ गया। उसने आन्या के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमानी शुरू की। आन्या को यह एहसास नींद में भी सुकून दे रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। धीरे से उसकी नींद भी टूट गई। उसने आंख खोली। विराट उसके ठीक सामने बैठा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। विराट की नजरें देख आन्या समझ गई कि आज विराट उन दोनों के बीच की हर दीवार तोड़ देना चाहता है। आन्या वैसे तो विराट को रोकना चाहती थी। आज से पहले विराट उसके इतने करीब कभी नहीं आया था। विराट ने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया था, पर आज जब विराट की उंगलियां उसकी गर्दन, उसके गाल और कानों को छू रही थी, तो आन्या ऊपर से नीचे तक कांप उठी। उसकी जुबान बंद पड़ गई थी। वो खुद भी विराट में खो जाना चाहती थी। विराट का एहसास उसे एक नशे जैसा लग रहा था। वो इस नशे में डूब जाना चाहती थी। आन्या ने न तो विराट से कोई सवाल पूछा, न ही उससे कुछ कहा। विराट धीरे धीरे आन्या की ओर बढ़ता जा रहा था। सबसे पहले विराट ने आन्या का माथा चूम लिया, फिर उसके दोनों आंखों पर अपने होंठ रख दिए। आन्या को तो ऐसा लगा जैसे एक ही झटके में वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है, जैसे मानो वो विराट के साथ हवा में उड़ रही है। विराट आन्या की गर्दन की तरफ अपने होंठ ले जाने लगा। अब तो जैसे आन्या की सांस ही रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो विराट के आगोश में बेहोश हो जाएगी। वो विराट की गर्म सांसों को अपनी गर्दन से कुछ ही दूरी पर महसूस कर सकती थी। आन्या की आंखें धीरे से खुल गईं। उसने चारों ओर देखा। विराट उसके पास नहीं था। वो विराट को ढूंढने लगी। दरअसल वो अचानक से ही विराट को लेकर कुछ ऐसा सोचने लगी थी, जिससे सोते हुए वो कुछ इस तरह का सपना देखने लगी थी। आन्या धीरे से उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने देखा कि विराट तो अभी भी सोफे पर ही सो रहा था, बल्कि गहरी नींद में सो रहा था। आन्या ने अपना चेहरा आईने की तरफ मोड़ा और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, कुछ नहीं हुआ आन्या, ये तेरा ख्वाब था। पागल हो गई है तू। इतनी सारी परेशानियों के बीच तुझे ये सब सूझ रहा है। आन्या के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो वापस लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। आन्या लगातार विराट को देख रही थी। उसने जो ख्वाब देखा, कहीं ना कहीं वो इस ख्वाब के सच होने की उम्मीद कर रही थी। उसका जी तो कर रहा था कि वो उठकर विराट के पास जाए और उसे गले लगाकर सो जाए, और उन दोनों के बीच वो सब कुछ हो जो इन 5 सालों में कभी नहीं हुआ था। खुद की सोच पर आन्या को हैरानी हुई। आज से पहले उसने विराट को लेकर ऐसा कभी नहीं सोचा था। साथ ही उसके चेहरे पर स्माइल भी आ गई। उसने करवट बदली और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। इस खूबसूरत सोच और ख्वाब के साथ कब रात बीत गई आन्या को पता ही नहीं चला। सुबह जब आन्या की नींद खुली तो उसने देखा कि 10 बज चुके थे। आन्या हड़बड़ा गई। उसे ऑफिस जो जाना था। उसकी नजर सोफे पर गई। विराट वहां नहीं था। उसे लगा विराट किचन में होगा और हमेशा की तरह उसकी माँ के ताने सुन उसके लिए चाय या कॉफी बना रहा होगा। आन्या जल्दी जल्दी रेडी हुई। इस जल्दबाजी के बीच उसने अपना चेहरा आईने में गौर से देखा। उसे आज अपनी ही खूबसूरती पर नाज हो रहा था।
वो अपने चेहरे को, अपने बालों को कुछ उसी अंदाज में छू रही थी जैसे रात उसने अपने सपने में विराट को छूते हुए महसूस किया था। अपने ही चेहरे को आईने में देख आन्या शर्मा गई। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो रेडी होकर विराट को ढूंढ रही थी। मोहिनी ने आन्या से पूछ लिया, तुम कहाँ जा रही हो आन्या? ध्रुव से मिलने जा रही हो? मैं तो कहती हूँ ध्रुव से बात करके सब कुछ आज ही सेट कर डालो। इंतजार करने की जरूरत ही क्या है? आन्या ने मोहिनी से कुछ नहीं कहा। वो किचन की ओर गई, पर विराट उसे किचन में नजर नहीं आया। उसे लगा शायद विराट गार्डन में पानी दे रहा होगा। वो गार्डन गई। गार्डन में भी विराट नहीं था। मोहिनी आन्या के पीछे पीछे घूम रही थी। वो आन्या को समझाने की कोशिश कर रही थी। आन्या इरिटेट हो गई। आन्या ने मोहिनी से कहा, माँ, पहले तो मैं ऑफिस जाऊंगी। ऑफिस का कुछ जरूरी काम निपटाना है, फिर उसके बाद मैं ध्रुव से बात करूंगी। उसने 5 दिन का टाइम दिया है ना, आज दूसरा दिन है। आप शांत रहिए प्लीज। इस वक्त आन्या को विराट की सख्त जरूरत थी। वो विराट से अपनी समस्या डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन विराट तो उसके उठने से पहले ही कहीं जा चुका था। आन्या से कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने मोहिनी से पूछा, विराट कहाँ गया है? आपने उसे कुछ लेने भेजा है? मोहिनी ने पलट कर नाराज होते हुए जवाब दिया, वो लाट साहब आजकल कहाँ कोई काम करता है। मुझे सामान मंगाना था, लेकिन ड्राइवर को भेज दिया है। वो निकम्मा तो पता नहीं कहाँ है। हे ईश्वर, आज वो घर ना लौटा तो मैं मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। आन्या अफसोस के साथ ऑफिस की ओर निकल गई। इधर विराट माया के घर पहुंच चुका था। दोपहर के 12 बज रहे थे। माया उसे देखकर हैरान थी। माया ने उससे पूछा, आपने तो कहा था कि आप रात में आएंगे, फिर अभी कैसे? विराट ने माया से कहा, देखिए माया, पहले मुझे आपके दादाजी को अच्छी तरह से समझना होगा। शायद मैंने संजय अंकल का इलाज इतने अच्छे ढंग से इसलिए किया क्योंकि मैं उन्हें पिछले 5 साल से ऑब्जर्व कर रहा था। कम से कम आपके दादाजी को समझने के लिए 5 घंटे तो ले लूं। माया खामोश हैरानी से विराट को देख रही थी। विराट ने दोबारा माया से कहा, मैं उनके रूम में जाना चाहता हूँ। माया के लिए विराट एक बहुत बड़ी उम्मीद था। माया ने विराट को परमिशन दे दी, बल्कि वो भी विराट के साथ अपने दादाजी के कमरे के अंदर चली गई। पर माया के घर के बाकी लोग माया के इस फैसले से अनजान थे। विराट काफी देर तक माया के दादाजी के सामने बैठा हुआ था। विराट ने माया से कहा, क्या आप मुझे इस कमरे में अकेला छोड़ सकती हैं? आपकी मौजूदगी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। माया अपने दादाजी को विराट के साथ अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। माया ने विराट से कहा, मैं कोने में साइलेंट बैठी रहूंगी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। विराट ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अगर आप अपने दादाजी का इलाज करवाना चाहती हैं तो आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मेरे किसी भी एक्शन पर आप सवाल नहीं उठा सकती। माया के पास कोई चारा भी तो नहीं था। माया ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया और तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। अपने लग्जरी कमरे का दरवाजा बंद करते ही माया सोफे पर बैठ गई और उसने टीवी ऑन किया। उसकी बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर कैमरे के जरिए उसके दादाजी के कमरे का हर एक नजारा साफ नजर आ रहा था। माया उस पर नजर गड़ाए बैठी थी। विराट क्या करेगा, कैसे करेगा? ये सोचती इंतजार करती माया को अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। माया की नजर अभी भी कमरे में कैद थी। वो गौर से विराट की एक एक एक्टिविटी को देख रही थी। न जाने माया को क्या हो गया था। माया को विराट कुछ अच्छा लगने लगा था। माया को विराट पर्सनली अच्छा लगने लगा था, जबकि उसकी लाइफ में हुए एक हादसे के बाद से उसने कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी थी। उसे ऐसा लगता था कि इस दुनिया के सारे आदमी धोखा देने के लिए ही बने हैं। पर विराट में कुछ तो बात थी जो माया उसकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रही थी। माया विराट के बारे में सोचती बैठी हुई थी। विराट को लेकर उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। उसने अपना सर जोर से हिलाया और उठकर खड़ी हुई। खिड़की खोलकर वो ताजी हवा को महसूस करने लगी। उसने खुद को समझाते हुए कहा, माया, ये क्या सोच रही हो तुम? माया राजपूत, विराट तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आ भी कैसे सकते हैं? माया ने खुद को समझाया कि विराट उसके स्टैंडर्ड का नहीं है। विराट की तरफ उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। विराट शादीशुदा है। इसके बावजूद भी माया विराट के बारे में सोच रही थी। खुद से हैरान माया की नजर वापस टीवी स्क्रीन की तरफ चली गई और माया ने देखा कि रात होते ही विराट उसके दादाजी की बॉडी के सारे पाइप्स निकाल रहा है। माया परेशान हो गई। माया बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे से दादाजी के कमरे की तरफ दौड़ने लगी। माया का घर एक बहुत बड़े बंगले जैसा था, एक महल जितना बड़ा, जिसमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में भी माया को वक्त लग रहा था। माया दौड़ रही थी। माया के अंकल जो अपनी स्टडी में बैठे अपनी किताबों में मशगूल थे, उनकी नजर माया पर चली गई। माया को इस तरह से दौड़ते वो भी परेशान हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि माया के दादाजी की यानी उनके पिता की शायद तबीयत खराब हो गई है। वो अपनी स्टडी और अपनी बुक्स को समेटकर माया के पीछे जाने लगे। अब तक माया अपने दादाजी के कमरे में पहुंच चुकी थी। माया ने दरवाजा खोला और विराट के ठीक सामने खड़े होकर चीखते हुए कहा, आप मेरे दादाजी को ठीक कर रहे हैं या उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई पाइप निकालने की? विराट ने ऑक्सीजन मास्क वापस दादाजी के चेहरे पर लगा दिया और माया से कहा, देखिए माया जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके दादाजी का इलाज करूं तो आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। इलाज मेरा है, तरीका मेरा होगा और मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था।
मुझे लगता है जैसे संजय अंकल की बॉडी में पॉइजन था, वैसे ही आपके दादाजी की बॉडी में भी पॉइजन है, जो दिमाग की नसों के जरिए पूरे शरीर में फैल रहा है। हमें इस पॉइजन को निकालना होगा। मैं उस पॉइजन को आपके दादाजी के दिमाग के अंदर साफ तौर पर देख सकता हूँ। विराट माया को समझा रहा था और माया बड़ी हैरानी से उसकी बात सुन रही थी कि तभी माया के अंकल वीर राजपूत भी वहां आ गए। उन्होंने विराट का कॉलर पकड़ लिया और विराट से चीख कर कहने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? वीर राजपूत ने अगला सवाल सीधे माया से किया, क्योंकि वो समझ गए कि माया ही विराट को यहां तक लेकर आई है। माया, ये कौन है और ये पापा की मशीन के साथ क्या कर रहा है? माया ने संजय मेहरा और विराट के बारे में सब कुछ शुरू से आखिर तक अपने अंकल वीर राजपूत को बता दिया। इतना सुनते ही वीर राजपूत बौखला गए। उन्होंने विराट का कॉलर पकड़ लिया और उससे कहने लगे, माया अभी बच्ची है, तुम्हारे बहकावे में आ सकती है। मैं नहीं आऊंगा। मेरे पापा को हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। विराट हैरान था। उसे इस घर के लोग अजीब लग रहे थे। भतीजी विराट को इलाज के लिए बुला रही थी और चाचा विराट पर हाथ उठा रहे थे। विराट खामोशी से कोने में खड़ा हो गया, पर उसका ध्यान अभी भी माया के दादाजी के शरीर में घूम रहे पॉइजन की ओर था। माया ने अपने अंकल को फिर से समझाने की कोशिश की। इससे वो नाराज हो गए और उन्होंने चीखते हुए कहा, माया, घर में हर कोई तुम्हारी बात मानता है। हम तुम्हें अपनी लाडली कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। क्या तुमने अपने पापा से इस बात की परमिशन ली? तुमने मुझसे भी परमिशन नहीं ली। अभी माया अपने अंकल को समझा ही रही थी कि कुछ डॉक्टर हाथ में मेडिकल बैग और किट लिए उस कमरे में आने लगे। माया ने उन सबको देखकर हैरानी से अपने अंकल से पूछा, ये कौन है अंकल? माया, ये रिसर्च और एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है जो कोरिया से बुलाई गई है। अब ये पापा का इलाज करेंगे। ये अभी इसी वक्त एक नया प्रोसेस शुरू करेंगे। डॉक्टर भी माया और उसके अंकल वीर राजपूत के बीच हो रही बहस को सुनकर सब कुछ समझ गए थे। डॉक्टर की टीम, जिसमें सबसे सीनियर डॉक्टर जयंत थे, उन्होंने विराट की तरफ देखा और हंसने लगे। हंसते हुए उन्होंने माया से कहा, मैडम, आपके इन स्पेशलिस्ट को कुछ नहीं आता। आई एम श्योर इनके पास कोई मेडिकल डिग्री भी नहीं है। आप अपने दादाजी के साथ मजाक क्यों करना चाहती हैं? आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे? मुझे यकीन नहीं होता। चाहे किसी को विराट पर भरोसा हो या ना हो, माया ने अपनी आंखों से संजय मेहरा को ठीक होते हुए देखा था, इसीलिए माया को विराट पर भरोसा था। वीर राजपूत के इशारे पर वो डॉक्टर की टीम अपना काम करने लगी। विराट ने देखा कि डॉक्टर पुरानी मशीन को निकालकर कुछ नई मशीन अटैच कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए सिरिंज उठाया, विराट बौखला उठा। वो विराट जो अब तक कोने में चुपचाप खड़ा था, उसने चीखते हुए कहा, माया मैडम, रोक लीजिए इन्हें। अगर इन्होंने आपके दादाजी को इस वक्त ये इंजेक्शन लगाया तो पॉइजन पूरे शरीर में फैलने लगेगा और उसके बाद संजय अंकल की तरह इन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मान लीजिए, प्लीज इन्हें रोक लीजिए। लेकिन वीर राजपूत और डॉक्टर की टीम ने विराट की बात नहीं मानी। माया ने अपने अंकल को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने माया को चुप करा दिया। माया के अंकल ने एक छोटा सा बटन दबाया और अंदर बॉडीगार्ड की टीम खड़ी हो गई, जो विराट को घेर चुके थे। अब डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। विराट अभी भी बौखलाते हुए चीख रहा था, प्लीज इंजेक्शन मत लगाइए, मत करिए उनके साथ ऐसा, वो मर जाएंगे। लेकिन विराट की बात किसी ने नहीं सुनी। माया को भी विराट पर पूरा भरोसा था। माया की सांसें तेज होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जो विराट कह रहा है अगर वो सच में हो गया तो। माया ने वीर राजपूत को चैलेंज करते हुए कहा, अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया अंकल, तो आप याद रखना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माया और विराट का डर सही साबित होने लगा। अचानक मशीन से सारे सिग्नल गायब होते नजर आ रहे थे। एक लाल रंग की लाइन सीधी लकीर की तरह मशीन में दौड़ रही थी। तेज बीप की आवाज से डॉक्टर समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर हैरान माया के दादाजी को देख रहे थे। माया सदमे में थी। वीर राजपूत भी हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। विराट ने अपना सर पकड़ लिया। विराट मन ही मन खुद को कोसने लगा। विराट अपनी किस्मत को कोसने लगा। विराट को ऐसा लगा जैसे एक मौका था जब वो पैसे कमाकर अपनी आन्या की मदद कर सकता था, मोहिनी को उसके तानों का जवाब दे सकता था, संजय मेहरा जिन्होंने उसे बेइंतहा प्यार किया था, उनकी कंपनी को डूबने से बचा सकता था, आन्या को ध्रुव से बचा सकता था, अपनी शादी को बचा सकता था, अपने प्यार को बचा सकता था। लेकिन वो मौका उसके हाथ से फिसल गया। माया के दादाजी आखिरी सांस ले चुके थे। डॉक्टर की टीम हैरान रह गई। वीर राजपूत ने बौखलाए हुए डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? सिग्नल ऐसे क्यों बता रहे हैं? पापा सांस क्यों नहीं ले रहे हैं? डॉक्टर ने अफसोस जताते हुए कहा, सॉरी मिस्टर राजपूत, आपके पापा को हम नहीं बचा पाए। वीर राजपूत बौखला गए। उन्होंने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। वहीं माया भी पागल हो गई। माया अपने दादाजी को खुद से दूर जाते नहीं देख सकती थी। माया ने डॉक्टर और वीर राजपूत को एक दूसरे से अलग किया और वीर राजपूत का कॉलर पकड़ लिया। अपने अंकल पर बरसती हुई माया ने कहा, मैंने आपसे कहा था विराट को कोशिश करने दीजिए। विराट ने आपसे कहा था कि ये डॉक्टर दादाजी को मार डालेंगे, और देखिए वही हुआ। इतना कह माया ने उनका कॉलर छोड़ दिया और उनके गले से लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। वीर राजपूत हैरान थे। उनकी नजरें विराट पर गड़ी हुई थी। विराट की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज विराट की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। विराट की किस्मत ने चमकने से पहले ही दम तोड़ दिया था। माया और वीर राजपूत को रोता देख
एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम को परेशान देख विराट भी कुछ पल के लिए ये मान बैठा था कि माया के दादाजी गुजर चुके हैं और विराट की किस्मत ने उसे धोखा दे दिया है। लेकिन तभी उसके दिमाग का सिग्नल जाग उठा। उसे याद आया कि ऐसा ही तो संजय मेहरा के साथ भी हुआ था। अब विराट के अंदर वो अनदेखी ताकत बाहर आने को तैयार थी। उसे बाहर लाने के लिए विराट को इमोशंस की जरूरत थी। विराट के लिए उस इमोशन का नाम था आन्या। वो आन्या की परेशानी दूर करना चाहता था और आन्या की परेशानी दूर करने का एक ही तरीका था, माया के दादाजी। विराट की आंखों के सामने वो नजारे घूमने लगे जिसमें ध्रुव आन्या से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जहां मोहिनी आन्या को जबरदस्ती ध्रुव की तरफ धकेलना चाहती थी, जहां आन्या जिंदगी से थककर डाइवोर्स पेपर पर साइन कर चुकी थी। विराट का सर चकराने लगा, उसके सर की नसें तड़कने लगी, गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा। उसने एक नजर वीर राजपूत और उनकी भतीजी माया की तरफ देखा, जो एक दूसरे के गले लगे फूट फूट कर रो रहे थे। डॉक्टर की टीम बिना कुछ कहे चुपचाप आन्या के दादाजी को देखकर खड़ी थी। डॉक्टर जयंत ने आन्या के दादाजी के चेहरे पर कपड़ा ढकने की कोशिश की। ये देख बौखलाए विराट ने 10 कदम की दूरी मानो एक कदम में ही तय कर ली और बहुत तेजी से डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर विराट की स्पीड और विराट के हाथों का प्रेशर देख हैरान रह गए। उनकी आंखें विराट की तरफ गईं तो वो बेचैन हो गए। विराट की आंखें एक अलग ही रोशनी से चमक रही थी। विराट का ऑरा डॉक्टर से भी कुछ कह रहा था, पर डॉक्टर अपने ईगो को ध्यान में रखते हुए ये मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने पहले तो विराट से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर विराट ने जब उनका हाथ नहीं छोड़ा तो उन्होंने चीखते हुए वीर राजपूत और माया की तरफ देखकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो, क्या बदतमीजी है। बौखलाए विराट ने डॉक्टर को जरा सा धक्का दिया और नाराज होते हुए जवाब दिया, आपको जो करना था आपने कर लिया। डॉक्टर के लिबास में आप एक कातिल हैं। आपने इनका मर्डर किया है। वहां खड़ा हर शख्स विराट की ये बात सुनकर हैरान था। विराट ने उन सब को पीछे हटने का इशारा किया। इस बार वीर राजपूत भी विराट पर भरोसा करना चाहते थे। विराट माया और वीर राजपूत के सामने जाकर खड़ा हो गया। विराट ने माया की तरफ देखकर कहा, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है और आपके दादाजी की जान अभी भी उनके अंदर ही है। ये मशीन क्या कहती है मैं नहीं जानता, पर मैं आपके दादाजी को बचा सकता हूँ। मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए, मैं फेल होकर नहीं लौटना चाहता। अचानक रोती हुई माया के चेहरे पर मानो खुशी की लहर दौड़ने लगी। उसे विराट पर पूरा भरोसा था। इस बार तो वीर राजपूत ने भी विराट पर भरोसा कर लिया। माया ने अपने आंसू पोंछे और विराट से कहा, प्लीज तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुमने अगर मेरे दादाजी को बचा लिया तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। डॉक्टर जयंत का मन इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। वो नहीं चाहते थे कि जिस आदमी को उन्होंने मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया है, विराट उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी काम करे। यह उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था। जयंत वीर राजपूत के सामने आकर खड़े हो गए। डॉक्टर जयंत ने वीर राजपूत से कहा, इतने पढ़े लिखे होकर भी आप ऐसी बेतुकी बातें मानते हैं। आप अपने पापा की बॉडी को ऐसे आदमी के हाथों में कैसे दे सकते हैं। वीर राजपूत ने घूरते हुए डॉक्टर जयंत को देखा और कहा, आपकी नजर में ये मेरे पापा की बॉडी है, इस लड़के की नजर में ये मेरे पापा हैं जो अभी भी जिंदा हैं। प्लीज आप और आपकी टीम साइड हो जाइए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। रोती हुई माया के आंसू पोंछ वीर राजपूत उसके साथ सोफे पर बैठ गए। उन दोनों की नजर सिर्फ माया के दादाजी पर टिकी हुई थी। डॉक्टर भी साइड हट गए। विराट ने उन सबसे कहा, प्लीज कमरे से बाहर चले जाइए, मुझे प्राइवेसी चाहिए। मगर वीर राजपूत इसके लिए तैयार नहीं थे। वो विराट को अपने पापा की बॉडी के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, पर माया ने उन्हें समझाते हुए कहा, प्लीज अंकल लीव हिम अलोन। अब माया की बातें मानने के अलावा वीर के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो पहले ही गिल्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर की टीम को बाहर निकलने का इशारा किया। सब निकल गए। डॉक्टर जयंत अब भी खड़े थे। माया वैसे भी डॉक्टर जयंत से नाराज थी। उसने बरसते हुए डॉक्टर से कहा, आप डॉक्टर जयंत बाहर निकलेंगे, आपके लिए मुझे सिक्योरिटी बुलानी होगी। ये सुन डॉक्टर जयंत भी वहां से निकल गए। वीर भी बाहर चले गए। माया ने विराट से कहा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज गुड न्यूज के साथ ही कमरे से बाहर आना। मैं अपने दादाजी की आंखें खुली देखना चाहती हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, वो मुझसे दूर नहीं जा सकते। विराट ने हाँ में सिर हिलाया और माया कमरे से बाहर आ गई। उसने दरवाजा बाहर से ही बंद कर दिया। विराट अपने काम पर लग गया। माया दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वीर को कुछ समझ नहीं आया। वो भी माया के पीछे पीछे जाने लगा। माया ने कमरे में पहुंचते ही टीवी ऑन किया। टीवी स्क्रीन पर पहले की तरह दादाजी के कमरे की हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। विराट क्या कर रहा है, माया और वीर साफ साफ देख सकते थे। विराट ऊपर से नीचे तक माया के दादाजी की बॉडी को टच कर रहा था। उनके शरीर के कई हिस्सों को हल्के से दबाते हुए छू रहा था। उसकी उंगलियां उनके शरीर के हर एक हिस्से को छू रही थी। उसके होंठ कुछ बुदबुदाते जा रहे थे। उसकी आंखें सिर्फ माया के दादाजी पर ही टिकी हुई थी। देखते देखते 1 घंटा बीत गया। विराट क्या कर रहा था वीर को समझ नहीं आया। उनके चेहरे पर अब गुस्से के भाव साफ नजर आने लगे थे। थोड़ा नाराज होते हुए उन्होंने